नमस्कार, मैं दलीप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित सीटी ग्रुप डी के बारे में। अब इस परीक्षा भर्ती के लिए ये बुक दिखा रखी है वे, जैसे हरियाणा सीटी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक है और ये पेपर सेट हैं 26, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज हम सामान्य विज्ञान में टॉपिक है हमारा जल, इसके बारे में जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भाई, जल का रासायनिक सूत्र होता है, यानी जल का रासायनिक सूत्र बताना है। तो आंसर कौन सा? बी ऑप्शन है भाई H2O, कि भाई पानी किस किस से मिलकर बना हुआ है, जल किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से, यानी 2 भाग हाइड्रोजन के और 1 भाग ऑक्सीजन का होता है। इसी तरह ऑप्शन ए में दे रखा है D2O, तो इसे भी ध्यान रखोगे, ये भारी पानी, हैवी वाटर, भारी पानी, या फिर गुरुजल भी कहा जाता है भाई, गुरुजल, इसका रासायनिक सूत्र है। इसी तरह N2O सी ऑप्शन में दे रखा है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो हास्य गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड जो हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस, इनके बारे में भी ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन था, जल का रासायनिक सूत्र H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का आणविक भार, मोलिकुलर वेट पूछा है भाई। तो कोई भी पदार्थ है उसका आणविक भार, मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं? तो भाई जो भी पदार्थ है उसमें जितने भी परमाणु हैं उन सभी का परमाणु भार जोड़ देंगे तो उसका आणविक भार आ जाता है। भाई जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 2 परमाणु हैं, तो इन दोनों के परमाणु भार को जोड़ेंगे तो यानी फिर इसका आणविक भार आ जाता है। तो भाई हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस में दूसरा परमाणु ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16 होता है भाई। तो इनको सोल्व करोगे तो 2 प्लस में 16 कितने आ जाते हैं? 18। तो यानी जल का आणविक भार कितना है? 18 होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। साथ साथ में ध्यान रखोगे कि जो भारी पानी है D2O, उसका भी आणविक भार हमें याद रखना है। तो भाई यहाँ से D क्या है? ये ड्यूटेरियम होता है भाई D। अब ड्यूटेरियम को H12 से भी लिखा जाता है, तो ड्यूटेरियम को ध्यान रखोगे H12। अब यहाँ से देखो D, मतलब D का परमाणु भार कितना? 2 है भाई। कितने ड्यूटेरियम है? 2 ही है, तो 2 गुणा में 2, प्लस में दूसरा परमाणु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो यहाँ से 4 प्लस में 16 कितने हो जाते हैं? 20। तो 20 आणविक भार किसका है भाई? भारी जल का। 20 ध्यान रखोगे, भारी जल का। इसी तरह से आप सल्फ्यूरिक अम्ल का भी निकाल सकते हैं भाई, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका भी आणविक भार ज्ञात कर सकते हो भाई। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस में सल्फर का 32 है, प्लस में ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन? 4 हैं, तो इनको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस में 32 प्लस में 16 चौक 64, इनको जोड़ोगे तो कितना? 98 आता है भाई। तो 98 सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि गंधक का अम्ल, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, उसका आणविक भार है। तो कुल मिला के ध्यान रखोगे, किसी भी पदार्थ का आणविक भार निकालना है तो उसमें जितने भी परमाणु मौजूद हैं उन सभी परमाणुओं का परमाणु भार जोड़ देंगे। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर जल का पूछा था, तो जल का कितना? 18 होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणुओं की संरचना कैसी होती है? तो भाई जल के अणुओं की आकृति बनाते हैं भाई, इस तरह से बने हुए होते हैं इनकी आकृति भाई। 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से अटैच होता है, तो इस तरह से। तो ये अल्फाबेट, जो हमारा अल्फाबेट है वो कौन सा बन रहा है? यहाँ पर V बन रहा है भाई। तो V आकार, यदि इसी को मैं उल्टा करके देखता हूं तो ऑक्सीजन तो ऊपर और जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से दिखाई देते हैं। तो अब ये क्या दिख रहा है हमें? जैसे बालू का ढेर होता है भाई, बालू रेत का ढेर, वो पिरामिड की तरह दिखाई देता है हमें। कैसे? पिरामिड की तरह। तो आप दोनों ध्यान रखोगे कि भाई जल के अणुओं की संरचना V आकार भी है और पिरामिड की तरह भी होती है। तो ऑप्शन में V आकार भी, पिरामिड भी और C में दोनों दिखा रखा है, तो ऑप्शन कौन सा? C ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा, कि भाई V आकार भी होता है और पिरामिड भी, दोनों ध्यान रखना आपको। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
जल का हिमांक या गलनांक बिंदु होता है। तो भी कोई भी पदार्थ है उसका हिमांक या गलनांक बिंदु सेम होता है। भाई जैसे कोई भी पदार्थ है जिस तापमान पर जमना शुरू करेगा वापस उसी तापमान पर आकर पिघलना शुरू करता है। तो ध्यान रखोगे कि जल का हिमांक पूछे या फिर गलनांक पूछे, भाई फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट पूछे आपसे, तो भाई सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में कितना 32 डिग्री फारेनहाइट, और केल्विन में पूछे तो कितना 273 केल्विन। यानी इनको चेंज कर सकते हैं हम, सेल्सियस से फारेनहाइट जाएंगे तो 32 डिग्री में और केल्विन में जाएंगे तो 273 केल्विन में। तो ये तीनों पैमाने हैं जिस पर पानी जम जाता है या गलना पिघलना शुरू कर देता है। तो यानी ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फारेनहाइट, 273 केल्विन और डी में उपरोक्त सभी। तो आंसर कौन सा? उपरोक्त सभी आएगा। ध्यान रखोगे भाई, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इसमें, केवल 0 डिग्री सेल्सियस याद रखते हो और उसी को टिक करके चल पड़ते हो। नहीं भाई, सेल्सियस में 0, फारेनहाइट में 32 डिग्री और केल्विन में 273 जल का हिमांक या गलनांक बिंदु होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक बिंदु होता है। भाई नॉर्मल प्रेशर कह रहा है, सामान्य दाब यानी दाब कम या अधिक नहीं हो रहा, नॉर्मल प्रेशर की बात हो रही है। तो कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू कर देता है। यानी पानी का क्वथनांक बिंदु सामान्य दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस याद रखोगे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छा 4 डिग्री सेल्सियस क्या है भाई? यहाँ पर पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम ध्यान रखोगे। इसी तरह 101.4 डिग्री सेल्सियस क्या है? ये भारी पानी का क्वथनांक बिंदु है। भारी पानी का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर कहोगे। इसी तरह 3.8 डिग्री सेल्सियस क्या है? ये भारी पानी का गलनांक बिंदु है। गलनांक या हिमांक बिंदु भी कह सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है साथ साथ कि भाई भारी पानी का हिमांक या गलनांक बिंदु कितना? 3.8 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। या फिर भारी पानी का क्वथनांक बिंदु कितना? 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर तो ए ऑप्शन था, बाकी इन सभी को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी जमने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैसे पानी की बोतल है, हम उसको फ्रीज में रख देंगे, जब पानी जम जाता है तो बोतल टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी बर्फ बन गया, बर्फ बनने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। भाई जैसे बर्फीले स्थानों पर लोहे के पाइप होते हैं तो वो भी सर्दियों में फट जाते हैं क्योंकि बर्फ बन जाती है, जिस कारण उसका आयतन बढ़ जाता है। अब आयतन बढ़ेगा तो पाइप का साइज तो वही है, आगे नहीं बढ़ सकता, जिस कारण वो फट जाते हैं। तो ध्यान रखोगे इन पॉइंटों को कि भाई पानी जमने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा। आयतन को इंग्लिश में जरूर ध्यान रखोगे, वॉल्यूम, क्योंकि कई बार इसी के अकॉर्डिंग पूछ लेता है कि पानी जमने पर उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वॉल्यूम को आयतन कहा जाता है, तो बढ़ेगा भाई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पिघलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, आप कंफ्यूज होते हो इसमें। बर्फ पिघलने पर कह रहा है भाई, यानी कि पूरी पिघलनी चाहिए बर्फ। बर्फ पिघलने के बाद कह रहा है कि उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखोगे कि भाई गलनांक बिंदु तो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। गलनांक बिंदु कितना? भाई बर्फ का कह दो, पानी का कह दो, गलनांक बिंदु कितना? 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहाँ पर पूरी बर्फ नहीं पिघलती। क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ पिघलने पर, यानी पिघलेगी कब? भाई इसका तापमान बढ़ाएंगे। अब तापमान बढ़ा रहे हो तो कहाँ पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है। यानी आगे जाने की जरूरत नहीं भी, 4 से बाद में जाएंगे तो घनत्व फिर क्या होता है? घट जाता है। हमें 4 के अनुसार आंसर देना है कि 4 पर पूरी बर्फ पिघल गई, पानी बन गया। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व है, घनत्व क्या होगा भाई? अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है, यानी बढ़ेगा।
ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग आंसर दे देते हो घटना वाला, नहीं, यहाँ से पिघलना तो चालू हो गई लेकिन पूरी नहीं पिघली। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ पिघलने पर, मतलब पिघलनी चाहिए पूरी, और वो कब पिघलेगी भाई? 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो 4 पर पूरी पिघल जाती है, और इसके अकॉर्डिंग फिर कहेंगे कि घनत्व क्या भाई अधिकतम होता है तो बढ़ेगा। तो इसका आंसर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा जल जिसमें मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के बाइकार्बोनेट मिले हुए हो क्या कहलाता है? तो भाई अस्थायी कठोर जल होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो अस्थायी कठोरता और दूसरी स्थायी कठोरता। तो अस्थायी में तो ध्यान रखोगे कि भाई इस प्रकार के जल में मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट मिले हुए होते हैं। और स्थायी जल में क्या कहेंगे? इस प्रकार के जल में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के सल्फेट व क्लोराइड मिले हुए होते हैं। तो भाई इसमें सल्फेट व क्लोराइड ध्यान रखोगे और उसमें बाइकार्बोनेट ध्यान रखेंगे। तो यानी जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी और स्थायी कठोरता। दोनों के कारण ध्यान रखोगे कि किस कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बाल्टी पानी को क्रमशः 32 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर है। दोनों में एक जैसा सिक्का डाल दिया जाता है तो पहले किस में डूबेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यानी कि 2 बाल्टी पानी की हैं जिनका तापमान एक का 32 डिग्री सेल्सियस, एक का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। दोनों में एक जैसा सिक्का, एक जैसे का मतलब भाई 5 का सिक्का इसमें है तो 5 का सिक्का इसमें डाल रहे हैं, तो पहले किस में डूबेगा? तो ध्यान रखोगे कि भाई 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, यानी यहाँ पर बर्फ बन गई है या बनने वाली है। तो भाई बर्फ बन रही है तो ध्यान रखोगे कि बर्फ में सिक्का नहीं डूबेगा। तो भी पहले किस में डूबेगा? फिर पानी वाली में डूबेगा, और पानी कितने पर? 32 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा आंसर कौन सा? 32 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा कि भाई इसमें पहले डूबेगा। और यदि उल्टा पूछ ले कि भाई दोनों में एक जैसा सिक्का डाल दिया जाए, किस में नहीं डूबेगा, तो आप कहोगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहोगे फिर। तो दोनों को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि जल के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई इसको आप ध्यान रखोगे इस तरह से, जैसे यहाँ पर हम 0 डिग्री सेल्सियस कहेंगे और ऊपर की ओर 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, और यहाँ से हमने 4 डिग्री सेल्सियस कह दिया, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो घनत्व है वो अधिकतम होगा भाई इधर हम किसकी घनत्व की बात करेंगे और इधर आयतन की बात करेंगे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। अब घनत्व जहां पर अधिकतम होगा वहां पर आयतन क्या होगा भाई? न्यूनतम हो जाता है। आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा। उसका सूत्र है भाई द्रव्यमान बटे आयतन। अब कोई भी पदार्थ है एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है तो द्रव्यमान पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मतलब जो घनत्व है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आयतन जहां पर ज्यादा होगा तो घनत्व कम होता है, और जहां पर घनत्व कम है तो आयतन अधिक होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग 4 डिग्री सेल्सियस पर यदि घनत्व अधिकतम है तो आयतन न्यूनतम होगा। अब हम 4 से नीचे जाएं या 4 से ऊपर जाएं तो आयतन बढ़ेगा भाई, नीचे भी और ऊपर भी। ध्यान रखोगे इसे, जहां पर आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। तो भाई ऊपर जा रहे हैं 4 से तो भी घनत्व क्या होगा? घटेगा। दोनों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यदि पानी के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से भाई यहाँ से 20 डिग्री कहेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया गया तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आयतन अधिकतम होगा,
यानी बढ़ता है यहाँ पर आयतन। अब यहाँ से मैं उल्टा जा रहा हूँ, 4 की तरफ जा रहा हूँ, तो 4 पर देखो न्यूनतम है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो रहा है। तो यानी ऑप्शन उठाओगे कि भी पहले तो घटेगा, भाई 4 0 से 4 तक जाएंगे तो घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई यहाँ पर। भाई जैसे बढ़ने का मतलब यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं कि बर्फ बन जाती है तो पानी का आयतन बढ़ जाता है। इसी तरह ऊपर की बात करोगे तो भाई कोई पतीला है, उसको पूरी तरह भर लो, अब उसको हम गर्म कर रहे हैं, यानी उसका तापमान बढ़ने लगता है तो वो उबलकर बाहर निकलता है, यानी उसका भी आयतन बढ़ रहा है। तो भाई 4 से नीचे जाए या 4 से ऊपर जाए, दोनों साइड आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ रहा है तो वहां पर फिर घनत्व क्या होगा, घटेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उबलता है, इसको ध्यान से देखना है भाई। 100 डिग्री सेल्सियस भी कह रहा है, सतह की दाब भी कह रहा है, 104 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस। तो आप भी इसमें जल्दबाजी करके 100 डिग्री सेल्सियस पर आंसर कर देते हो, नहीं। यहाँ पर पूछा है कि जल उबलता है, यानी कि जो जल का क्वथनांक बिंदु है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो किस पर निर्भर करता है, तो वो सतह की दाब पर करता है भाई, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करता है। इसका मतलब क्या है भाई, जैसे हम कुकर है, कुकर में पानी डाल देंगे, अब उसको हम गर्म कर रहे हैं तो कुकर के अंदर का दाब बढ़ रहा है, प्रेशर, और वो बढ़ते हुए दाब यदि वहां के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी दोनों की स्थिति संतृप्त हो जाती है, तो वो पानी उबलना शुरू कर देता है। यानी कि क्वथनांक सतह की दाब पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि हर जगह वायुमंडलीय दाब एक जैसा नहीं होता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है, किसी छोटे तालाब की ऊपरी सतह जम गई हो तो उसके तलहटी के पानी का तापमान कितना होगा। भाई तलहटी का पूछा है, समुद्र या तालाब की तलहटी के पानी का तापमान। ऊपर बर्फ बन रही है लेकिन तलहटी के पानी का पूछ रहा है तो कितना, 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है भाई। तलहटी के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो पानी ही बना रहता है, तभी तो जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। भाई ऊपर बर्फ है, नीचे पानी है, जिस कारण जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। सी ऑप्शन में 11.6 दिखा रखा है, तो भाई ये क्या है, इसे ध्यान रखोगे कि जो भारी जल है उसका घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होगा, तो ध्यान रखोगे 11.6 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कौन सी कठोरता केवल उबालने से दूर की जा सकती है। तो भाई जल की 2 कठोरता, स्थायी और अस्थायी। तो जो अस्थायी कठोरता है, टेम्परेरी हार्डनेस है, उसको केवल उबालने से ही हम दूर कर सकते हैं। मतलब सीधा साधारण सा मेथड है उबालना, उबालने से ये कठोरता दूर हो जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। दूसरी बात ध्यान रखोगे भाई, इस कठोरता, इस प्रकार के पानी में चूने का पानी मिलाकर भी इस कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। तो ध्यान रखोगे, स्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, या फिर विधि होती है परम्यूटेट विधि, कैल्गोन विधि, इनके द्वारा भी हम इस कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कठोरता को किससे दूर किया जाता है। तो भाई परमानेंट वाली पूछ रहा है इसमें कि भाई स्थायी कठोरता है तो उसको हम किससे दूर करेंगे। तो ध्यान रखोगे इसमें सोडियम कार्बोनेट और आगे दिखा रखा है परम्यूटेट विधि, यानी ए और सी दोनों ही करेक्ट आंसर है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा भाई, यानी दोनों को मिला रखा है तो ए और सी। भाई सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा कह सकते हो उसे, धोने का सोडा मिलाकर या फिर परम्यूटेट विधि के द्वारा, इन दोनों के द्वारा हम इस कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, भी दोनों मिलाकर कह रहे हैं। नेक्स्ट है, जल के गलनांक बिंदु पर
उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई जल का गलनांक या हिमांक बिंदु कितना 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 पे बर्फ जमती है और जम रही है तो फिर उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा भाई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यदि घनत्व पूछता तो हम कह देते घटेगा। तो ध्यान रखोगे, आयतन पूछा है तो भाई बढ़ेगा। इस तरह से हमने इस टॉपिक से रिलेटेड ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर हरियाणा सीटी ग्रुप डी 2023 एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग के नए बैच आरंभ हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे आप संपर्क करोगे। नंबर है 9812015967। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।